Very good morning to all of you. And my name is Himanshu Singh, and I am here with a new presentation for you. Yes, and today's topic is important international organization and its headquarter and its establishment. Basically, uh, in exams of UPSC and state PSCs and many of the day one exam, lots of questions are being asked from this topic. बहुत सारे questions इस topic से पूछे जाते हैं. For example, UN के कुछ headquarters होते हैं, WHO के कुछ headquarters होते हैं. इस टाइप की organization बहुत सारी international organization है जिसके headquarter और उनके establishment के बारे में आज हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, वो ऑर्गेनाइजेशन देखने से पहले हम लोग आज सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को याद रखेंगे जिससे हमें वो ऑर्गेनाइजेशन याद करने में फायदा मिलेगा. तो हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी शुरुआत में वर्ल्ड यूज किया जाए, जिसकी शुरुआत में वर्ल्ड यूज किया जाए और उसके एंड में ऑर्गेनाइजेशन यूज किया जाएगा, उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में होगा. ओके, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शुरुआत में आया वर्ल्ड, लास्ट में आया ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उसके बाद में वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो उनका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में होगा, उनका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में होगा. दूसरा पॉइंट इसमें हम देखेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसों से, मनी से रिलेटेड होगी, उसका हेडक्वार्टर यूएस में होगा. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसों या मनी से रिलेटेड होगा, उसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन यूएस में होगा. क्या ये बातें समझ में आ रही? अरे जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, ये पैसों से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में होगा. क्यों होगा सर यूएसए में? अरे भैया, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसे यूएस के पास ही हैं. ठीक है, ओके, लेट्स प्रोसीड. इसके अलावा दो और पॉइंट्स हैं, वो भी अपन देखेंगे. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम या फिर एटॉमिक रिसर्च के बारे में बात की गई होगी, उसका हेडक्वार्टर वियन्ना ऑस्ट्रिया में है. उसका हेडक्वार्टर वियन्ना ऑस्ट्रिया में है. जैसे हम लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. तो इसमें आप देख रहे हो एटॉमिक एनर्जी पे रिसर्च जो हो रही है उसका वर्ड यूज किया गया है, इसलिए इसका हेडक्वार्टर जो होगा वो आपका ऑस्ट्रिया में होगा, वियना ऑस्ट्रिया में होगा. ठीक है, ओके. इसके बाद चौथा पॉइंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इकोनॉमी और एजुकेशन से रिलेटेड होगा, किससे? इकोनॉमी और एजुकेशन से रिलेटेड होगा, उसका हेडक्वार्टर पेरिस में ही होगा. ठीक है, जैसे इसमें हम लोग लें एक यूनेस्को, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वर्ड यूज आता है एजुकेशन, इसलिए इसका हेडक्वार्टर हम लोग पेरिस में मान लेंगे. ठीक है, ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान रखने हैं. ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं हम लोग. ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और ये 1965 में एस्टैब्लिश हुआ था. ठीक है, क्या ये बातें आप सभी को समझ में आ रही है? ओके. उसके बाद दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी कोरिया में, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है, जो कि अफ्रीका में पड़ता है. अच्छा, ये याद रखने के लिए आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि अफ्रीका जो है इक्वेटर के बहुत पास में है, वहां का वाइल्ड लाइफ, वहां का वेजिटेशन, वहां के फॉरेस्ट बहुत रिच है. ठीक है, इसलिए ये जो एनवायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है ये केनिया में, अफ्रीका में है. ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1972 में हुआ था. ठीक है साहब. इसके बाद तीसरी ऑर्गेनाइजेशन अपनी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड. बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड के पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए है. कुछ सर्टेन मेजर्स ये लोग बताते हैं, कुछ कोड्स बताते हैं. इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है. ठीक है, जो कि 1969 में स्टैब्लिश किया गया था. ओके. इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन आप सभी ने नाम सुना होगा, यूनिसेफ का, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है, और ये 1946 में बनाया गया था. हमारी कंट्री में, इंडिया में भी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स हैं जो कि यूनिसेफ के द्वारा सपोर्ट किया गया है. इनफैक्ट वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में जहां एजुकेशन बहुत पीछे चल रहा है, वहां यूनिसेफ अपने प्रोग्राम रन किया करता है. ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को मेंशन करूंगा, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन फूड से रिलेटेड हो, मैं क्या कह रहा हूं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन फूड से रिलेटेड हो, फूड से, उनका हेडक्वार्टर जनरली रोम, इटली में होता है. कहां होता है? उनका हेडक्वार्टर जनरली रोम, इटली में होता है. क्या ये बातें समझ में आ रही है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो रोम, इटली में हेडक्वार्टर है, वो 1961 में स्टार्ट हुआ था. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम में ही है, हाँ, वो 1945 में स्टैब्लिश हुआ था. ठीक है, इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन आता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है कि जितने भी वर्ल्ड के
कंट्रीज हैं, जो जहां जहां पे भी एयर स्पेस है, उन सब के लिए एक स्कीम, एक कोड बनाया गया, कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स दिए गए जो कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने दिए, ताकि सारे कंट्रीज के बीच में एक अच्छा संबंध रह सके, जिससे सब लोग एक दूसरे का एयर स्पेस फ्लाइंग के लिए यूज कर सकें इजीली। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कहां पे है? कनाडा में, मॉन्ट्रियल में। 1947 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस पे क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से 2021 या 2022 यूपीएससी में, जिसमें पूछा गया था कि आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किस साल एस्टैब्लिश हुआ था। ऑप्शंस थे, तो 1990 इसका आंसर है, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सब बातें क्लियर हो रही हैं। इसके बाद हम लोग कुछ यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में, और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। ठीक है, इसके बाद आता है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर इज अगेन इन यूएसए, न्यूयॉर्क, और इसका एस्टैब्लिशमेंट भी 1945 में हुआ था। यूएनएससी वही बॉडी है जिसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया। ये 5 परमानेंट मेंबर है। इसके अलावा 10 और मेंबर्स होते हैं जिनके लिए इलेक्शंस किए जाते हैं, और इंडिया 8 बार वो जो 5 के अलावा 10 मेंबर्स हैं उसका मेंबर रह चुका है। और इंडिया की पॉपुलेशन आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। इस वजह से भी इंडिया काफी सालों से यूएनएससी का परमानेंट मेंबर की सीट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, मांग कर रहा है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। ठीक है साहब, इसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क, यूएसए में है। 1945 में बना था। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसका हेडक्वार्टर है दहेज में। कहां पे है? दहेज में, और ये भी 1945 में ही बना था। फिर आता है आपका आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पैसों से रिलेटेड है। कहां पे होगा? वॉशिंगटन, यूएसए में। वॉशिंगटन, यूएसए में, ये अगेन 1944 में बना था। इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, पैसों से रिलेटेड है, वो भी वॉशिंगटन में ही रहेगा, यूएसए में ही रहेगा, और 1944 में ही बनेगा, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ लीग ऑफ नेशन। इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन थी ना लीग ऑफ नेशन, जब वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हुई तो उसके बाद एट लास्ट यूएन और इससे जो आपका वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ थे वो आए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ। इसका हेडक्वार्टर बेसिकली लंदन, यूके में है, और ये 1948 में बना था। वर्ल्ड के जितनी भी बड़ी वाटर बॉडीज हैं, ओशियंस हैं, सीज हैं, वहां पे नेविगेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ कोड्स हैं, उसे फॉर्म करने के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनिट, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1865 में ये बनाया गया था। बेसिकली हम लोग जो टेलीकम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, आज मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इसमें स्पेक्ट्रम्स यूज किए जाते हैं, फ्रीक्वेंसीज यूज की जाती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम अलोकेट करता है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अलोकेट करता है कि इसको इस काम के लिए लेना चाहिए, इसको हम लोग सिविल के लिए यूज करेंगे, इसको हम लोग एविएशन के लिए यूज करेंगे, इसे हम लोग मिलिट्री के लिए यूज करेंगे। कुछ कोड्स डिसाइड करता है जो कि इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनिट ही डिसाइड करता है। ठीक है, क्या ये बातें आप सभी को समझ में आ रही हैं? इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनेस्को, ये एक बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1945 में। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी कंट्रीज में भी बहुत सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है साहब, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, और कोविड में तो पूरे वर्ल्ड को पता ही चल गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका हेडक्वार्टर इज अगेन इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, 1948। इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन और आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है, 1967 में बना था। बेसिकली वीपो जो होता है ये वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए, अगर मैं दूसरे शब्द में कहूं तो जो पेटेंट्स वगैरह दिए जाते हैं, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज पेटेंट्स होते हैं, वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ही दिया करता है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं वर्ल्ड बैंक। आप लोगों को मैंने बताया था पैसों से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वॉशिंगटन डीसी में है, 1945 में बना था। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। बेसिकली आप देख रहे हैं वर्ल्ड में अभी रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत 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 ज्यादा चल रही है। आप अगर म्यांमार का एग्जांपल ले लें, रशिया यूक्रेन का अगर आप एग्जांपल ले लें, आप अगर मैक्सिको और यूएस की बात करते हैं, ठीक है,
उसके अलावा आप अगर आप इजराइल की बात करते हैं, वहां ये सारी जगह पे रिफ्यूजी क्राइसिस चल रही है, और अफ्रीका में तो और ज्यादा चल रही है। तो इसे कोडिफाई करने के लिए, इसे कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन यूएन की है, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 1950 में ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। इसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन आती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। मैंने बताया था कोई भी एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में ही होगा। 1957 में बना था ये, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, यूएनएफसीसीसी। आप लोगों ने इसको बहुत बार पढ़ रखा होगा। बेसिकली बॉन, जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, और 1994 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। बेसिकली यूएनएफसीसीसी जो है, वर्ल्ड में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, ये हर साल लगभग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड लीडर्स की, और कुछ कोड्स फॉर्म करता है, कुछ स्कीम्स फॉर्म करता है, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाता है इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है साहब। आगे आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सब लोग जानते हैं इसके बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर इज अगेन इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आप लोग देखेंगे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आप लोग उसे पॉइंट आउट कर लीजिएगा। बेसिकली ये 1995 में फॉर्म हुआ था। फिर आता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। शुरू में इसे सिर्फ और सिर्फ एशिया के डेवलपमेंट के लिए ही बनाया गया था, इसलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक नाम है इसका, और ये 1966 में बना था। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। फिर ये एक बॉडी है आसियान। आप लोगों को पता है इंडिया के, अगर हम साउदर्न इंडिया की बात करें तो साउदर्न इंडिया से अगर हम और फर्दर ईस्ट की ओर जाते हैं तो बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज आते हैं, और उन आइलैंड कंट्रीज के ग्रुप को हम आसियान कहते हैं। हम लोग लास्ट वीडियोस में मैंने आपको आसियान के बारे में बताया है। आसियान का हेडक्वार्टर है आपका जकार्ता, इंडोनेशिया में। 1967 में बना था। फिर आता है आपका कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूके में। ऑब्वियस सी बात है, और 1965 में स्टैब्लिश हुआ था। ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि कॉमनवेल्थ तो पहले ही बन गया था, लेकिन उसका सेक्रेटरीट बाद में बना था 1965 में, ठीक है, ओके। फिर आता है आपका यूरोपियन यूनियन, ईयू, जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और 1993 में बना था। आप लोगों को ईयू के बारे में है ही पता कि भैया पूरे के पूरे यूरोप का जो कॉन्टिनेंट था, एक्सेप्ट कुछ एक कंट्री जिसमें कि आपका यूके भी बाद में शामिल हो गया, ये लोग, मतलब इन लोगों ने, जो यूरोप की कंट्रीज थी, एक इन्होंने यूनियन बनाई जिसे यूरोपियन यूनियन कहा गया। इन लोगों ने उसमें कुछ चीजें जो है कॉमन कर दी, एज लाइक कॉमन मार्केट्स कर दी, ठीक है। जो ट्रेड बैरियर्स थे उसे हटा दिया गया। बहुत सारी चीजें इन लोगों ने शेयर करी, और उस बॉडी का नाम रखा इन्होंने, जो इस पे लॉज बनाए, रूल्स बनाए, कोड्स बनाए, उसका नाम यूरोपियन यूनियन रख दिया, ठीक है। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, और इसका हेडक्वार्टर है लुसान, स्विट्जरलैंड में। 1894 में ये स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, ठीक है साहब। इसके बाद नॉन अलाइन मूवमेंट, सब लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सुकंतो, और एक और लीडर थे जिनका नाम था मोहम्मद नासिर। इन सभी लोगों ने मिलकर यह ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी थी, नॉन अलाइन मूवमेंट, या हिंदी में कहें गुट निरपेक्ष आंदोलन, और इसका हेडक्वार्टर बना था जकार्ता, इंडोनेशिया में। 1961 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, आज सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर इज अगेन एट वॉशिंगटन डीसी। ये बीच में स्पेस रह गया है, इसे आप लोग ठीक कर लेंगे, और ये 1949 में बना था, ठीक है। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट कॉन्फ्रेंस। इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया में है, और 1969 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके बाद ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, सार्क और बिम्स्टेक, ये हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, मैंने डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया था। तो सार्क का हेडक्वार्टर बेसिकली नेपाल के काठमांडू में है, 1985 में बना था, और बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां है? ढाका, बांग्लादेश में है, 1999 में बना था, ठीक है। इसके बाद एक वाइल्ड लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF बोलते हैं इसे। अरे WWF वो वाली नहीं जिसमें डिशुम, ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वाइल्ड लाइफ के लिए, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, और ये 1961 में स्टैब्लिश किया गया था। फिर उसके बाद ये आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, शायद हम इससे पहले की स्लाइड में कवर कर चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर इज इन फिलीपींस, और 1956 में बना था। लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू वन। ये एक ग्रुप ऑफ कंट्री आसियान, जो कि फिर से रिपीट हुई है।
और इसका हेडक्वार्टर इज अगेन इन जकार्ता, इंडोनेशिया। फिर एक कंट्री का ग्रुप आता है जिसे कहते हैं ब्रिक्स, ये भी हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। बाद में इसमें कुछ कंट्रीज 2023 में 24 में और ऐड हुई हैं, जैसे आपकी यूएई ऐड हुई है, आपका ईरान ऐड हुआ है, इथियोपिया ऐड हुआ है, इजिप्ट ऐड हुआ है, इस टाइप की कंट्रीज कुछ और ऐड हुई हैं। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में, और बेसिकली 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद एक वर्ल्ड बैंक की ही बॉडी है जिसका नाम है IBRD। इसका हेडक्वार्टर, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की बॉडी है, पैसों से रिलेटेड है, तो इसका हेडक्वार्टर इज अगेन इन वॉशिंगटन DC। 1944 में इसकी शुरुआत, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। फिर आता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, जो कि 1974 में स्टैब्लिश किया गया था। फिर आप लोगों ने इस बॉडी का नाम सुना होगा, इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इससे कोलैबोरेशन या इससे जो भी संबंध होते हैं, जो भी कम्युनिकेशन होता है, इंडिया में CBI करती है। CBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरपोल से कम्युनिकेट करने की। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के लायन में, और 1923 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ठीक है, वर्ल्ड में बेसिकली जो क्राइम रेट है उसे कम करने के लिए इंटरपोल बनाई गई है। ठीक है, और जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनके बीच में अच्छा तालमेल रहे, उसके लिए इंटरपोल बनाई गई है। ठीक है ना, क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं समझ में आ ही रही होगी। ओके, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनिट, हम पहले पढ़ चुके हैं, रिपीट किया गया। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, फिर आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑर्गेनाइजेशन SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में SCO का हेडक्वार्टर है। 1996 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, और इंडिया और पाकिस्तान ने साथ में ही 2017 में इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। ठीक है, और अभी रिसेंटली कुछ और कंट्रीज में ऐड हुए हैं, जैसे बेलारूस ऐड हुआ है। बेलारूस से पहले हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है जिसका नाम है ईरान, वो भी इसमें ऐड हुआ है। तो ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत बहुत शायद अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने में, इसे कंपाइल करने में बहुत मेहनत करी है। सो प्लीज 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 इस टाइप की और वीडियोस अगर आपको देखनी है, हमें मोटिवेट करते रहिए प्लीज, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आए। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ड्रीमर्स IAS PCS चैनल। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।